एक ऐसा तूफान जो सब कुछ उड़ा रहा था और दूसरी तरफ चोर खजाना लूटने में मसरूफ थे, लेकिन कुदरत के सामने सबके इरादे बिखरने वाले थे। तो कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस कहानी का आगाज फ्लैशबैक से होता है। यहाँ हम एक गाड़ी को तेज रफ्तार में जाते देखते हैं। असल में ये गाड़ी उस भयानक तूफान से बचने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के शहर अलबामा को एक खतरनाक तूफान घेर लेता है और इस तूफान से बचने के लिए लोग इस शहर को छोड़ रहे हैं। इसी तरह ये ब्रूस नामी आदमी अपने 2 बच्चों को लेकर इस तूफान से बचने की कोशिश करता है। तूफान की वजह से इनकी गाड़ी के सामने एक दरख्त गिरता है, जिसे बचने के लिए ब्रूस अपनी गाड़ी को सड़क से नीचे उतार देता है और इसी बीच इनकी गाड़ी यहीं अटक जाती है। ब्रूस अपने बच्चों को घर में छोड़ देता है। वो अपने बच्चों को यहीं रहने का कहकर खुद बाहर चला जाता है ताकि किसी तरीके से अपनी गाड़ी को निकाल सके। वो अपनी गाड़ी की केबल को एक क्रेन से बांधता है ताकि गाड़ी को आसानी से खींच सके। तूफान इस कदर तेज होने लगता है कि जिस घर में ब्रूस के बच्चे हैं वो अपनी जगह से हिलने लगता है। ये देखकर जब ब्रूस अपने बच्चों विल और ब्रीज को बचाने के लिए दौड़ता है तो एक वाटर टैंक इसे अपनी लपेट में ले लेता है और ब्रूस बुरी तरह से कुचल के मारा जाता है और इसी बीच घर भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक से निकलकर प्रेजेंट में आ जाती है, जहां एक बार फिर कई सालों के बाद नेशनल वेदर सर्विस में एक भयानक तूफान की बातचीत हो रही है। इन्हें डर है कि अलबामा एक बार फिर तूफान की लपेट में आ जाएगा। शेरिफ डिक्सन अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि शहर को पूरी तरह से खाली कर दो। हर तरफ ट्रैफिक ब्लॉक है। सामने कुछ ट्रक्स हैं जिन्होंने इस ट्रैफिक को जैम किया हुआ है। इन ट्रकों में बहुत सा पैसा है और इस पैसे को ट्रेजरी ऑफिस में ले जाया जाता है, जहां बैंकों के पुराने नोटों को क्रैश किया जाता है। इन ट्रकों को लीड करने वाले केसी और कॉर्नर नामी एजेंट हैं, जिनके जिम्मे पैसे को ट्रेजरी ऑफिस में पहुंचाना है। जब इन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो ये फसल को तबाह करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में ये पैसों से भरे ट्रक्स को लेकर ट्रेजरी ऑफिस में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं, जो कि एक मेट्रोलॉजिस्ट है। विल अपने बॉस को तूफान के बारे में रिपोर्ट करता है कि इस बार का तूफान सबसे भयानक होने वाला है, लेकिन इसके बॉस का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विल ने तूफान की एक रीडिंग ली है और वो चाहता है कि इस रीडिंग को ऊपर तक भेजा जाए, लेकिन इसका बॉस मना कर देता है क्योंकि उसका कहना है कि इस रीडिंग में कोई सच्चाई नहीं। इसके बाद हम ट्रेजरी ऑफिस के अंदर के सीन को देखते हैं, जहां हर तरफ पैसा ही पैसा है और इस पैसे को क्रैश करके ठिकाने लगाना केसी की जिम्मेदारी है। केसी देखती है कि यहाँ पहले से पड़े पैसे को भी अभी तक क्रैश नहीं किया गया। जब वो सार्जेंट से इसकी वजह जानती है तो उसे पता चलता है कि क्रैशर मशीन खराब है। कुल मिलाकर अब यहाँ $600 मिलियन हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। यहीं पे हम एजेंट मोरिनो के साथ शाशा नामी लड़की और बियर नामी एक आदमी को देखते हैं, जो कि IT एक्सपर्ट हैं और इन्हें सिक्योरिटी कोड सिस्टम को रीसेट करने के लिए हायर किया गया है। इसी बीच केसी के बॉस मॉरिस की कॉल आती है और वो इससे पूछता है क्या कार्गो पहुंच गया है। केसी बताती है कि हाँ, सारा पैसा पहुंच चुका है और पहले वाला मशीन खराब होने की वजह से अभी क्रैश नहीं हुआ और कुल मिलाकर यहाँ 600 मिलियन है। मॉरिस इसे एक बार फिर याद दिलाता है कि इस पैसे को ठिकाने लगाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केसी कहती है कि जब तक मशीन ठीक नहीं होती हमें इस पैसे को लॉकर में रखना होगा। इसलिए केसी अपने बॉस से लॉकर का कोड चेंज करने का बोलती है और इस तरह केसी को लॉकर की सारी अथॉरिटी मिल जाती है। इसके बाद एक बार फिर विल को दिखाया जाता है। वो जानता है कि जल्द ही यहाँ ना थमने वाला तूफान आ जाएगा, इसलिए वो इस शहर को छोड़कर जा रहा है। लेकिन जब उसे अपने भाई का ख्याल आता है तो वह फिर से वापस शहर को चल पड़ता है ताकि अपने भाई को भी साथ ले जा सके। जबकि इसी बीच शाशी और बियर सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर देते हैं, जिससे जनरेटर तक बंद हो जाता है। मोरिनो केसी से कहता है कि अब हमें किसी लोकल मैकेनिक को बुलाना होगा। केसी जब कॉल मिलाती है तो मैकेनिक का नंबर बंद जा रहा होता है और ऐसे में केसी खुद मैकेनिक को लेने चल पड़ती है, पर जाने से पहले वो अपने पैड को क्रैश हुए पैसों में छुपा देती है। विल अपने भाई ब्रीज के ठिकाने पर पहुंच चुका है। विल खुद एक मेट्रोलॉजिस्ट है, जबकि इसका भाई ब्रीज एक मैकेनिक है। विल इसे कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि जल्द ही एक जबरदस्त तूफान आने वाला है। विल इसे कहता है कि मैं तुम्हारी सामान समेटने में मदद करूंगा ताकि जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से निकलें। विल इसके घर की विंडो को कवर कर रहा होता है तो इसी बीच केसी आ जाती है। वो इसे अपना कार्ड दिखाकर साथ चलने को कहती है क्योंकि इनका जनरेटर खराब है और यूं ब्रीज केसी के साथ चल पड़ता है। दूसरी तरफ ट्रेजरी ऑफिस के बाहर हम एक वैन को देखते हैं। गार्ड्स इनसे अंदर जाने के लिए परमिशन कार्ड मांगते हैं। इस पे वैन का ड्राइवर बोलता है कि हम यहाँ एक चिप को ठीक करने आए हैं और हमें कॉर्नर ने बुलाया है, लेकिन गार्ड्स इन्हें परमिशन के बिना अंदर नहीं जाने देते और ये लोग अचानक से गार्ड्स पर गोलियां चलाने लगते हैं और इसी हलचल की वजह से अलार्म बजता है, जिससे अंदर के गार्ड्स भी एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये चोर वैन का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इन चोरों के पास भी काफी हैवी हथियार हैं और इन्हें मुकाबला करने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। असल में एजेंट कॉर्नर इन चोरों के साथ मिला हुआ है, जिससे इन चोरों के लिए अंदर घुसना और भी आसान हो जाता है। कॉर्नर मोरिनो से दरवाजा खोलने को कहता है। मोरिनो बोलता है कि ये दरवाजा बुलेट प्रूफ है और तुम्हारी कोशिश बेकार जाएगी, लेकिन इतने में दरवाजा खुद ही खुल जाता है क्योंकि शाशी और बियर ने सिक्योरिटी सिस्टम को अपने कंट्रोल में किया हुआ था।
कॉर्नर अपने हैकर से पूछता है कि लॉकर खोलने में कितना वक्त लगेगा। इस पे शाशी कहती है कि ये काम 20 मिनट में हो जाएगा और यूं ये दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। अब पूरा ट्रेजरी ऑफिस कॉर्नर की कमांड में है और ये लोग सारे गार्ड्स को बांध कर एक जगह बंदी बना देते हैं। 20 मिनट बाद जब ये लॉकर को खोलने की कोशिश करते हैं तो इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर ट्राई करने से फेल कोड का ऑप्शन आता है। ये देखकर कॉर्नर इन पे भड़क उठता है कि तुम अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाए। शाशी कहती है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि किसी ने कोड चेंज कर दिया है जिससे ये लॉकर खुल नहीं रहा। कॉर्नर को मोरिनो से पता चलता है कि कोड को चेंज करने की अथॉरिटी कैसी के पास है और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। साशी और बियर कहते हैं कि हम 2 घंटों के अंदर सारे सिस्टम को हैक करके इसे फिर से खोल सकते हैं और इस तरह ये दोनों फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। अब मोरिनो और कॉर्नर दोनों अकेले हैं। कॉर्नर गन पॉइंट पे इसे केसी के बारे में पूछता है, क्योंकि वो इसे अटैक के बाद कहीं नजर नहीं आई। गन के खौफ से मोरिनो कहता है कि वो मैकेनिक को लेने गई है और शायद अब तक आने वाली हो। कुछ ही पल में केसी ब्रीज के साथ यहाँ पहुँच जाती है। तोड़फोड़ को देखकर इसे शक हो जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। केसी ब्रीज को गाड़ी में ही रहने का बोलकर खुद बाहर निकल जाती है। वो हर तरफ देखती है लेकिन इसे कुछ नजर नहीं आता। इसी दरमियान ये चोर इसे अपने निशाने पे ले लेते हैं और अपनी गन फेंकने को कहते हैं। ब्रीज सब कुछ देख रहा होता है। वो सिचुएशन को भांपते हुए गाड़ी भगाकर केसी को कवर करता है। चोरों का ध्यान जब केसी से हटता है तो इसी बात का फायदा उठाकर गाड़ी में बैठ जाती है। ये दोनों गाड़ी से भाग रहे होते हैं तो शाशी रास्ते को बैरियर से ब्लॉक कर देती है, जिससे इनकी गाड़ी यहीं जैम हो जाती है। केसी भाग जाती है जबकि चोर ब्रीज को बंदी बना लेते हैं। केसी अकेली है लेकिन वो फिर भी जमकर इन चोरों का मुकाबला करती है। इसी दौरान विल जहाँ आ जाता है। असल में वो अपने भाई के लिए आया था, मगर केसी को गोलियां चलाते देखकर वो जान जाता है कि यहाँ कुछ बुरा हुआ है। वो अपनी गाड़ी दौड़ाता हुआ केसी की तरफ बढ़ता है और इसे कवर करके गाड़ी में बैठने को कहता है। विल की गाड़ी काफी मजबूत है और इसे गोलियों का कुछ असर नहीं होता। विल को केसी से पता चलता है कि ट्रेजरी ऑफिस में चोरी हो रही है और ब्रीज उनके हाथ लग चुका है। ये सुनकर विल घबरा जाता है और कहता है कि हमें वापस जाना होगा। केसी से रोकती है और इन्फॉर्म करती है कि उनके पास हथियार हैं और हम ऐसे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। विल को अपने भाई की चिंता है और वो कहता है कि अगर हम ना गए तो वो मेरे भाई को मार देंगे। केसी से शांत करती है और बताती है कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके बगैर कोई जनरेटर को ठीक नहीं कर सकता और बिना पावर के वो लॉकर को कभी नहीं खोल पाएंगे। केसी से कहती है कि अगर तुम किसी पुलिस वाले को जानते हो तो हम उसकी मदद ले सकते हैं। इस पे विल बताता है कि हाँ, मैं एक पुलिस वाले को जानता हूँ और यूं ये पुलिस स्टेशन को चल पड़ते हैं। ब्रीज इनके कब्जे में है और अब इसे किसी भी हालत में जनरेटर को चालू करना होगा और यूं इसे जनरेटर रूम में बंद कर दिया जाता है। केसी और विल शेरिफ डिक्सन से मिलते हैं। शेरिफ को इन्हें यहाँ देखकर ताज्जुब होता है। वो इनसे कहता है कि तूफान के आने से पहले तुम्हें इस शहर को छोड़कर अभी जाना होगा। विल बताता है कि ट्रेजरी ऑफिस में चोरी हो रही है और उन्होंने मेरे भाई को बंदी बना लिया है। केसी शेरिफ को अपना कार्ड दिखाती है और कहती है कि हमें मदद चाहिए। शेरिफ इनको शांत होने को कहता है और सारी बात तफसील से बताने को कहता है। इतने में शेरिफ इन पर गन तान देता है और इन्हें अपनी गन्स नीचे रखने को बोलता है। ये देखकर इन दोनों को अंदाजा हो जाता है कि शेरिफ भी इनके साथ मिला हुआ है। विल कहता है कि तुम तो ऐसे नहीं थे। शेरिफ कहता है कि वो पुराने घिसे पिटे नोटों को क्रैश करके जला देते हैं और अगर मुझ जैसा कोई शरीफ इंसान इन्हें अपने पास रख ले तो इसमें क्या बुरा है। शेरिफ कॉर्नर से कांटेक्ट करता है और बताता है कि लड़की मेरे कब्जे में है। कॉर्नर इसे इंस्ट्रक्शन देता है कि लड़की के साथ कुछ भी करो लेकिन उसे जान से नहीं मारना, क्योंकि वो मुझे जिंदा चाहिए और जेंडर तुम्हारे पास पहुंचता ही होगा। इसी बीच केसी फुर्ती से अपनी गन उठाती है और शेरिफ पर गोली चला देती है, लेकिन शेरिफ इसके अटैक से बच जाता है। इनके बीच गोलीबारी चलती है। विल और केसी मौका देकर यहाँ से भाग निकलते हैं। इसी दौरान जेंडर भी यहाँ पहुँच जाता है और ये इनके पीछे लग जाते हैं। शेरिफ इन पर गोलियां चलाता है मगर इनकी गाड़ी पर कुछ असर नहीं होता। जवाब में केसी भी गोलियां चलाती है, लेकिन जल्द ही इसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। विल की गाड़ी ऐसी सिचुएशन के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से मॉडिफाई की गई है। जब वो जान जाता है कि ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, तब वो अपनी गाड़ी के फंक्शन का सही इस्तेमाल करता है और इनकी गाड़ी को ऐसी टक्कर देता है कि इस एक्शन से जेंडर और शेरिफ की हालत बुरी हो जाती है। केसी इनके हथियार उठा लेती है और इसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद कॉर्नर जनरेटर रूम में आता है। ब्रीज आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। ब्रीज को ऐसे देखकर कॉर्नर काफी गुस्सा करता है और इससे कहता है कि मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अगर ये जल्दी ठीक ना हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यूं कॉर्नर इसे धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। केसी और विल इन चोरों से बचते हुए अब भी भाग ही रहे हैं। केसी कहती है कि हम ऐसे ही मुसलसल भाग नहीं सकते। इस पे विल बोलता है कि हम इसके सिवा कुछ कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि ना तो हम किसी की मदद ले सकते हैं और ना ही मोबाइल पर नेटवर्क आ रहा है। केसी को अचानक से याद आता है कि जब वो ट्रेजरी ऑफिस से आ रही थी तो वहाँ किसी का भी नेटवर्क नहीं था, लेकिन वो हैकर फिर भी काम कर रहे थे।
विल कहता है कि शहर में 3 मोबाइल नेटवर्क टावर्स हैं। हो सकता है कि उन्होंने नेटवर्क को हैक किया हो और टावर सिर्फ उन्हें ही सिग्नल दे रहा हो। केसी कहती है कि हम इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं कि शहर के तीनों टावर्स में से कौन सा सिग्नल दे रहा है। विल इसे बताता है कि चिंता नहीं करो, क्योंकि मेरी गाड़ी में एक खास डिजिटल गैजेट लगा हुआ है जिससे हम इस बात का पता लगा सकते हैं। कॉनर को जब पता चलता है कि जेंडर और शेरिफ कैसी को पकड़ने में नाकाम रहे हैं तो वो इन पर गुस्सा होता है। कॉनर कहता है कि मुझे वो लड़की किसी भी हाल में चाहिए। शेरिफ बोलता है कि मेरा बाजू टूट चुका है और तूफान काफी तेज है और हम ऐसे में अकेले यहाँ से नहीं निकल सकते। तुम्हें मदद के लिए आदमियों को भेजना होगा। और कुछ ही देर में कॉनर के आदमी इन्हें लेने आ जाते हैं और ये फिर से केसी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम विल और केसी को देखते हैं। जल्दी ही इन्हें वो टावर मिल जाता है जहाँ से सिग्नल अभी भी एक्टिव हैं। विल इसे बताता है कि यहाँ हवा 143 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही है और मैं नहीं जानता कि हम ऐसे में काम कैसे करेंगे। केसी कहती है कि अगर हम किसी तरह से इसे गिरा दें तो शायद काम बन सकता है। इस पे विल कहता है कि हाँ, शायद ये तरीका काम कर जाए। विल अपनी गाड़ी की केबल को निकालकर टावर से टो करना चाहता है ताकि वो केबल के जरिए टावर को गिरा सकें, लेकिन हवा की रफ्तार की वजह से इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरते गिरते बचता है। विल देखता है कि शेरिफ और उसके आदमी यहीं से गुजर रहे हैं और वो केसी को गाड़ी की लाइट्स बंद करने को कहता है। केसी को इस गाड़ी के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं और वो लाइट्स को बंद करने के बजाय बाकी लाइट्स को भी ऑन कर देती है। इस तेज रोशनी पर शेरिफ की नजर पड़ जाती है और वो अपने आदमियों के साथ इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन केसी इन्हें अपने पास नहीं आने देती क्योंकि उसके पास गन है और वो इन पर गोलियां चलाने लगती है। यहाँ काफी तबाही मचती है, लेकिन विल अपना काम जारी रखता है। दूसरी तरफ साशा और बियर किसी हद तक लॉकर को हैक कर चुके हैं। लॉकर का कोड हैक करने में सिर्फ 6 सेकंड ही बाकी होते हैं, तो इसी बीच केसी गाड़ी के जरिए टावर को गिरा देती है और इन सिग्नल के ऑफ होने पर ये हैकर कोड को हासिल नहीं कर पाते और एक बार फिर इनकी मेहनत जाया हो जाती है, जबकि केसी को कामयाबी मिलती है। तूफान हर लम्हे तेज हो रहा है और इन चोरों के पास वक्त भी कम है, इसलिए इन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। ब्रीज किसी तरह जनरेटर रूम से निकलकर उस जगह जाता है जहाँ सोल्जर्स को बंदी बनाया गया है। वो इन सोल्जर्स को जाली काटकर जैसे निकालने की कोशिश करता है तो कंट्रोल रूम में बैठा बियर इसे सीसीटीवी से देख लेता है और वो फौरन से जाली में करंट छोड़ देता है, जिससे ब्रीज को एक झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद विल और केसी को हम एक मॉल में देखते हैं जहाँ वो बिल्कुल अकेले हैं। कॉनर का आदमी बाहर पड़े पैसों को बैग में भर रहा होता है तो कॉनर जख्मी हालत में यहाँ पहुँचता है। कॉनर को इस हाल में देखकर इसका आदमी घबरा जाता है और पूछता है कि मेरा भाई जेंडर कहाँ है। कॉनर बताता है कि हम उसे नहीं बचा पाए। ये सुनकर इसे गुस्सा आता है और ये केसी को मारने जाने लगता है, लेकिन कॉनर इसे रोक लेता है। इसी बीच शेरिफ कुछ पुलिस वालों के साथ आता है और इनसे कहता है कि असल में वो मैं हूँ जो इस तूफान का अच्छे से फायदा उठाना चाहता हूँ, और यूं ये इन पर गन तान देते हैं। इसे कॉनर को अंदाजा होता है कि हमारे प्लान में भी शेरिफ का प्लान था, मगर कॉनर एक तेजी से शेरिफ को शूट करके इसका काम तमाम कर देता है। अब पुलिस और चोर एक दूसरे पर गन ताने हुए हैं। कॉनर इन पुलिस वालों को 20 मिलियन की ऑफर देके इसका साथ देने को कहता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर ये सब कॉनर का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। केसी कॉनर को कॉल करती है और एक डील करने का बोलती है। वो इससे कहती है कि मैं कोड बताने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बंदिकों को छोड़ना होगा। लेकिन कॉनर जब इस बात पे राजी नहीं होता तो केसी कहती है कि तुम पहले मोरिनो और ब्रीज को छोड़ो, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी और जब तुम्हें पैसा मिल जाएगा तो बाकी सोल्जर्स को भी तुम्हें छोड़ना होगा। कॉनर को ये डील अच्छी लगती है और वो मान जाता है, लेकिन केसी और विल पहले मोरिनो और ब्रीज से बात करते हैं ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। कॉनर इससे पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। इस पे केसी कहती है कि हम मॉल में हैं। कॉनर के आदमियों के पहुंचने से पहले ये दोनों अपनी भरपूर तैयारी करते हैं ताकि उनका मुकाबला कर सकें। इसी बीच कॉनर के आदमी ब्रीज को लेकर यहाँ पहुंच जाते हैं और वो इसे गन पॉइंट पर लेकर केसी को बाहर आने का कहते हैं, लेकिन केसी इनकी नजरों से गायब है। असल में विल और केसी ने एक प्लान बनाया हुआ है। विल अपने भाई से कहता है कि जब मैं तुम्हें इशारा करूं यहाँ से निकल जाना। ये सुनकर कॉनर के आदमी से खामोश रहने को कहते हैं और केसी को बाहर भेजने का बोलते हैं। केसी ब्रीज को अकेले देकर मोरिनो का पूछती है। इस पे पुलिस वाला बताता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। तभी विल केसी से गोली चलाने को कहता है और वो मॉल के शीशे को शूट करती है, जिससे तूफान का प्रेशर बनता है और वो हर चीज को ऊपर की तरफ खींचता है। जबकि विल और केसी ने खुद को केबल के साथ बांधा होता है और वो किसी हद तक सेफ रहते हैं और ब्रीज के अलावा बाकी सबको ये तूफान अपने साथ उड़ा ले जाता है। इसके बाद ये दोनों इसके भाई के गैराज में आते हैं, लेकिन ब्रीज यहाँ नहीं होता। असल में ये नहीं जानते कि ब्रीज इनसे पहले मॉल से निकल गया था। विल केसी को बताता है कि तूफान के आने में वक्त बहुत कम रह गया है और ये तूफान इस बार तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा। इनके पास कोई मदद नहीं, लेकिन ये फिर भी इस चोरी को रोकना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ तूफान पूरे जोर के साथ शहर में दाखिल हो जाता है।
जो कि एक बड़ी तबाही का सबब बनने वाला है। ये दोनों यहाँ से जैसे ही निकल रहे होते हैं तो इसी बीच कॉनर के आदमी यहाँ पहुँच जाते हैं और ये केसी को अपने साथ चलने का बोलते हैं। केसी और विल बेबस हैं क्योंकि ये बहुत सी गन्स के निशाने पर हैं और इन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और ऐसे में पानी का एक बड़ा रेला इन सबको अपने साथ बहा ले जाता है। पानी का इस रफ्तार के साथ आना तूफान के पास आने की अलामत है। विल एक दरख्त का सहारा लेकर अपनी डूबी हुई गाड़ी तक पहुंच जाता है और केसी बहती हुई कॉनर के कदमों में जा पहुंचती है। ब्रीज यहाँ एक बोट लेकर पहुंचता है और विल को अपने साथ बिठा लेता है। विल पूछता है कि केसी कहाँ है। इस पे ब्रीज इसे बताता है कि वो लोग उसे ले गए। दूसरी तरफ हम केसी को ट्रेजरी ऑफिस में देखते हैं। मोरिनो को जिंदा देखकर इसे खुशी होती है। कॉनर कहता है कि पहले कोड उसके बाद मोरिनो, क्योंकि तुम अभी शर्त के मुताबिक चलने की पोजीशन में नहीं हो। वो जब अपने आदमियों को मोरिनो को मारने के आर्डर देता है तो केसी को ऐसे में इनके आगे झुकना ही पड़ता और वो लॉकर खोलने के लिए राजी हो जाती है। वो अपना छुपाया हुआ पैड लेकर लॉकर की तरफ चल पड़ती है। लॉकर खुल चुका है और सारा पैसा अब कॉनर के कब्जे में है। पैसा हाथ आते ही वो मोरिनो को शूट कर देता है, जबकि केसी बेबस है और वो कुछ नहीं कर सकती। कॉनर फौरन से अपने आदमियों को पैसा लोड करने का बोलता है और यहीं हम ब्रीज और विल को देखते हैं जो इस वक्त ब्रीज के गैराज में हैं। इन दोनों ने फैसला कर लिया है कि ये हर सूरत में केसी को बचा कर रहेंगे और इस चोरी को नाकाम बनाएंगे। कॉनर इनकी नजरों के सामने ट्रक में पैसा भर के ले जा रहा है और ये जानते हैं कि केसी भी उनके कब्जे में है। ये दोनों अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे चल पड़ते हैं। इनका इरादा मजबूत है और ये बिना किसी खौफ के आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इनके पीछे तूफान एक खौफनाक साए की तरह 40 मील की रफ्तार से आ रहा है। ये तूफान इतना शक्तिशाली है कि अपने सामने आने वाली हर चीज को अपने साथ लिए जा रहा है। ये दोनों इनके काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, जबकि तूफान इन सबके करीब है। ब्रीज अपनी गाड़ी को ट्रक के पास लाता है और ऐसे में विल सबसे आखिर वाले ट्रक पर चढ़ जाता है। इसके पीछे ही बड़ी मुश्किल से ब्रीज भी ट्रक तक पहुंच जाता है। ये दोनों ट्रक की छत पर हैं। इस ट्रक में शाशा और बियर मस्ती कर रहे होते हैं और ऐसे में विल और ब्रीज दोनों विंडो तक पहुंच जाते हैं। ब्रीज गोली चलाता है जिससे बियर का हाथ जख्मी हो जाता है। ये ट्रक को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ब्रीज ट्रक को आगे वाले ट्रक के करीब करता है और विल मौका देखते ही आसानी से उस तक पहुंच जाता है। इसी ट्रक में केसी भी है और इसके साथ एक पुलिस वाला और कॉनर का खास आदमी राइस है। किसी बात पर इन दोनों में फाइट हो जाती है, जबकि विल भी इन तक पहुंचने ही वाला है। केसी किसी तरह से पुलिस वाले को शूट कर देती है, जिससे ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रोड से एक साइड पे हो जाता है। लेकिन राइस और केसी के दरमियान फाइट अभी भी जारी है। इसी बीच विल पहुंच जाता है और ड्राइविंग सीट को संभाल लेता है। ट्रक दीवार से टकराने ही वाला होता है तो विल बहुत मुश्किल से ट्रक को कवर करता है और एक खतरनाक हादसा होने से बच जाता है। इसी दौरान केसी भी मौका देखते ही राइस को शूट कर देती है। अब ट्रक इन दोनों के कब्जे में है। विल को यहाँ देखकर केसी को यकीन ही नहीं होता। तूफान भी पूरी रफ्तार के साथ इन्हें फॉलो कर रहा है। 2 ट्रक इनके कब्जे में हैं, जबकि पहले ट्रक को कॉनर खुद ड्राइव कर रहा है। विल और ब्रीज अपने ट्रक को जब कॉनर के करीब लाते हैं तो वो इन पर गोलियां बरसाता है। केसी के पास भी गन है और ऐसे में कॉनर को केसी की एक गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। मौका पाकर ये कॉनर के ट्रक को अपने दरमियान जकड़ लेते हैं और इस बेबसी में कॉनर को अपनी रफ्तार कम करनी पड़ती है और यूं तूफान इसे अपनी पकड़ में ले लेता है और कॉनर इस खतरनाक तूफान का शिकार बन जाता है। जबकि ब्रीज का भी ट्रक तूफान के बिल्कुल करीब है और वो ऐसे में भी बड़ी मुश्किल से विल के ट्रक तक पहुंचता है, लेकिन तूफान अभी भी इनके पीछे ही है। विल ट्रक की रफ्तार को बढ़ा देता है और मुसलसल चलते रहने की वजह से ये तीनों काले साए से छुटकारा पा लेते हैं। यूं मुसलसल चलने से एक नई सुबह का सूरज इन्हें वेलकम करता है और अब ये तीनों 200 मिलियन के मालिक भी हैं। और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।